नमस्कार। आज आप कक्षा 11वीं के पाठ 6 स्पीच में बारिश, जिसके लेखक कृष्णनाथ जी हैं। स्पीच में बारिश पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीच हिमाचल के मध्य में स्थित। कहाँ स्थित है? हिमाचल के मध्य। यह स्थान अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीच की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया है कि वहाँ कैसी जलवायु है, कैसी ऋतु है, इसका वर्णन किया है, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीच में रहने वालों के कठिनाई भरे जीवन का वर्णन किया गया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीच के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीच के लिए उनका वहां आना बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। इस पाठ में उन्होंने इसी का वर्णन किया है। स्पीच हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की एक तहसील है। यानी लाहौल जिले की एक तहसील है जिसे स्पीच कहते हैं। यहाँ ऊंचे दर्रे तथा कठिन रास्ते हैं। ऊंचे दर्रे और कठिन रास्ते हैं, इसलिए इसका इतिहास भी कम है। क्योंकि जहाँ कठिन रास्ते हो तो वहाँ कम लोग जाते हैं, इसलिए इसका इतिहास बहुत कम लोग जानते हैं। यह प्रदेश संचार के साधनों से कटा हुआ है। यहाँ संचार के साधन भी नहीं पहुँचे। यहाँ का राजा आज भी वायरलेस सेट के माध्यम से केलंग और काजा को जोड़ता है। अर्थात यहाँ संचार के साधन भी नहीं पहुँच पाते, इसलिए वायर सेट का उपयोग किया जाता है। जो वायरलेस होते हैं उनके द्वारा हवा में तरंगें जाती हैं जो दूसरे स्थान पर सुनी जा सकती है। इसी के माध्यम से वो केलंग और काजा को जोड़ता है। प्राचीन काल में स्पीच भारतीय साम्राज्यों का अंग रही। जो स्पीच थी वो भारतीय साम्राज्य, जो हमारे राजा लोग थे, उनका एक अंग रही। जब साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र, अर्थात जब उनका राज्य खत्म भी हो गया तो ये स्वतंत्र देश बना रहा। यह कभी लद्दाख, कभी कश्मीर, कभी बुशहर, कभी कुल्लू मंडल में रही, कभी ब्रिटिश राज्य में रही, परंतु हमेशा स्वतंत्र, अर्थात किसी भी राज्य में रही, लेकिन हमेशा यहाँ स्वतंत्रता का बोलबाला था। यहाँ जब भी किसी राजा का संदेश वाहक आता था, अर्थात जब कोई राजा यहाँ पर संदेश भेजता था तो उसके आते आते बसंत बीत जाता था। यानी इतनी कठिन और दुर्गम रास्ते थे कि यहाँ आने आने तक मौसम भी परिवर्तन हो जाता था। यानी इतनी दुर्गम चढ़ाई थी जिसके कारण यहाँ आने वालों को एक ऋतु परिवर्तन ही मिलता था। यहाँ के लोग जोरावर सिंह जैसे आक्रमणकारी से बचने के लिए आंख बंद करके चांगमा का तना पकड़कर, चांगमा एक पेड़ है जो काफी मोटा होता है, तो चांगमा का तना पकड़कर या एक दूसरे को पकड़कर बैठ जाते थे। यही उनकी सुरक्षा थी। अर्थात अपने बचने के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं था, एक दूसरे को पकड़कर बैठ जाना यही उनकी सुरक्षा का उपाय था। सन 1971 की जनगणना के अनुसार स्पीच की जनसंख्या 7,196 तथा क्षेत्रफल 2,155 वर्ग मील है। इस प्रकार यहाँ जनसंख्या का घनत्व एक वर्ग मील में केवल 4 है। अर्थात एक वर्ग मील में केवल 4 व्यक्ति पाए जाते हैं। स्पीच का राज्य सन 1846 में राजा गुलाब सिंह के जरिए अंग्रेजों को मिला था। यानी सन 1846 में यहाँ के जो राजा गुलाब सिंह थे, उन्होंने इस सन में ये राज्य अंग्रेजों को दे दिया था। इसका शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। तो नोनो कहलाता वहाँ का स्थानीय शासन, यानी नोनो वहाँ की भाषा है और उसका अर्थ होता है वहाँ का शासन। तो इसका शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। अंग्रेजों के राज्य में नोनो की स्थिति द्वितीय श्रेणी की मजिस्ट्रेट के बराबर थी।
जैसे दूसरी द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट जो कार्य करता है, उसी प्रकार चुनावों को भी अधिकार प्राप्त है, अर्थात न्याय का अधिकार भी वो कर सकता है। जिसका काम माल को जारी इकट्ठा करना तथा छोटे छोटे फौजदारी मुकदमों का फैसला करना, माल गुजारी जो वहाँ की लगान है, जो टैक्स वगैरह उनको एकत्रित करना और फौजदारी के मुकदमों का न्याय करना, लड़ाई झगड़े जो वहाँ आपस में होते थे उनका निर्णय भी करना उसका काम था। 1960 में स्पीच को पंजाब का तथा 1966 में हिमाचल प्रदेश का अंग बना दिया गया, यानी 1960 में ये स्पीच पंजाब का राज्य में शामिल था, लेकिन सन 1966 में इसे हिमाचल प्रदेश का अंग बना दिया। यह देश का सबसे दुर्गम क्षेत्र है, अर्थात बहुत ही चढ़ाई, बहुत ही कठिनाईयुक्त रास्ता है जब वहाँ पहुँचने का काम होता है। स्पीच के चारों ओर दुर्गम पहाड़, यानी स्पीच के चारों कितने कठिन पहाड़ हैं, जिसकी औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। कितनी औसत ऊंचाई? 18,000 फीट। ये पहाड़ उसे तिब्बत, लाहौल, किन्नौर तथा लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य नदी स्पीति 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर तिब्बत से होती हुई बुशहर और किन्नौर होते हुए सतलज में मिलती है, अर्थात 16,000 फीट की ऊंचाई से नदी निकलकर कहाँ मिलती है? तिब्बत से होती हुई बुशहर और किन्नौर होते हुए सतलज नदी में मिलती है। इसके साथ कोई पारा और पिन नदियों की घाटियां, यानी छोटी छोटी नदियां जो मिल जाती हैं, उनका नाम पारा और पिन है। ये नदियां भी इसी घाटियों में मिलती हैं, परंतु केवल स्पीति घाटी ही आबाद है। यहाँ के लोग भीषण ठंड के कारण 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे रहते हैं, यानी जब यहाँ शीत ऋतु होती है, यहाँ शीत ऋतु 6 महीने नहीं बल्कि 4 महीने की नहीं बल्कि 8 और 7 महीने की, तो संपूर्ण संसार से इनका नाता कटा रहता है, अर्थात ना तो पहाड़ी रास्ते के लिए सुगम होते हैं और ना ही कोई इनका माध्यम आने जाने का होता है। घर गर्म करने के लिए लकड़ी भी नहीं, अर्थात आसपास ऐसे जंगल भी नहीं है जहाँ से काटकर हम लकड़ी प्राप्त कर सकते। फसल भी एक बार होती है, क्योंकि अधिकतर जाड़े में यहाँ बर्फ गिरती रहती है, तो फसल केवल बसंत ऋतु में ही पैदा होती है और उसी अनाज से ये अपना गुजारा करते हैं। इसलिए समझ में नहीं आता कि लोग यहाँ क्यों रहते हैं। अर्थात लेखक कहता है कि जब यहाँ इतनी कठिनाई है तो 7-8 महीने अन्य भागों से इसका संपर्क कटा रहता है, केवल एक साल में एक बार ही फसल होनी, अनाज भी कम होता है और यहाँ का क्षेत्र का विकास भी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी क्यों लोग यहाँ रहते हैं? धर्म या जन्मभूमि के मोह के कारण, मजबूरी के कारण, या बिना। वो समाज से प्रश्न करता है कि ये धर्म के कारण यहाँ जुड़े हैं या जन्मभूमि के कारण या मजबूरी के कारण या बिना कोई कारण के यहाँ रहे हैं, अर्थात इतनी कठिनाइयों में भी वो अपने जीवन को गुजार रहे हैं। स्पीति के पहाड़ लाहौल से ऊंचे, नंगे और भव्य, यहाँ हिम का आर्तनाद है, चारों तरफ पहाड़ियों पर बर्फ की चादर फैली हुई है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है, यानी गलन ऐसी सर्दी पड़ती है जो यहाँ के लोगों को कष्ट देती है, लेकिन उन कष्टों को सहकर भी वहाँ के लोग वहाँ निवास करते हैं। यहाँ स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिताएं आज की या छोले भटूरे जैसी बाजारू चहल पहल है, अर्थात यहाँ जैसे कई पर्वतीय क्षेत्रों में स्केटिंग होती है, ब्यूटी प्रतियोगिताएं होती हैं और आइसक्रीम या छोले भटूरे की दुकानें लगती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यह तो हिमालय की तरह की है, ये हिमालय के नीचे स्थित है। लाहौल स्पीति की घाटियां रोहतांग जोत के पास है। श्री कनिंघम के अनुसार
लाहौल की ऊंचाई 10,535 फीट तथा स्पीति की ऊंचाई 12,986 फीट। तो इसके बाद पाक हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। इसमें कई चोटियां 20,000 फीट से अधिक हैं। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ, न इनसे होड़ लगाने के पक्ष में। वह एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियाँ आए और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, फिर इन चोटियों की अहंकार को छूटें। उस आनंद का अनुभव करें जो स्वयं साहस और कुवत की यौवन में प्राप्त होता है। अहंकार का ही गामला नहीं, ये माने की चोटियां हैं जो लामाओं के जाप से उदास हो गई। युवक युवतियां किलोट करें तो यह भी हर्षित है। अभी तो इन स्पीच का आर्तनाद जमा हुआ, अर्थात उस स्पीच में चारों बर्फ की चादर बिछी हुई है और कोई भी घर से नहीं निकल रहा। वह इस युवा अट्टहास की गर्मी से कुछ पिघले, वह युवा निमंत्रण, अर्थात जब यहाँ की बर्फ पिघल जाए तो यहाँ लोग आने के लिए आकर्षित हैं। स्पीच घाटी को उत्तर दिशा से जो पर्वत श्रेणियां घेरे हुए हैं, उनकी ऊंचाई 16,221 से 16,500 फीट। दो चोटियां 21,000 फुट से भी ऊंची हैं। इन्हें 12 लाचक चोटियां कहते हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को मान्य श्रेणियां कहते हैं। शायद इसका नाम बौद्धों की मानी मंत्र के नाम पर पड़ा है। इस प्रदेश में मंत्र का जाप भी बहुत अधिक हुआ है। यह मंत्र है ओम मणि पद्मे हूँ। इंपीरियल गजट के अनुसार माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट, कुछ चोटियां 17,000 फीट से अधिक ऊंची। इसके कई गांव 13 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसे। यह मध्य हिमालय है, इसी में इसकी स्थित है। इसके पार बाह्य हिमालय है, जिसकी एक चोटी 23,064 फीट है तथा कई चोटियां 20,000 फीट की ऊंची। लेखक युवकों को इस घाटी में आमंत्रित करता है। यद्यपि चोटियों की ऊंचाई से होड़ लगाना ठीक नहीं, फिर भी नवयुवकों और युवतियों के लिए यह अच्छा शौक हो सकता है। यह घाटी बूढ़े लामाओं के कारण उदास है। यदि यहाँ युवक युवतियां किलोल करें तो यहाँ का आर्तनाद पिघले और हर्ष हो, अर्थात यहाँ का वृद्ध लोग जो लामा लोग रहते हैं वो पूजा पाठ में लगे रहते हैं और इसी कारण ये पहाड़ियों सन्यासी समान दिखाई देती हैं। तो स्पीच में लाहौल की तरह दो ही ऋतुएं होती हैं। केवल वहाँ दो ऋतुएं पाई जाती हैं, वसंत तथा शीत। वर्षा ऋतु का नाम निशान नहीं है। केवल स्पीच में लाहौल की तरह ही दो ऋतुएं होती हैं, वसंत तथा शीत। वसंत ऋतु जून से सितंबर तक अल्पकालिक होती है और यहाँ जनवरी में औसत तापमान 8 रिकॉर्ड किया था, 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया था। अंदाज नहीं लगता वसंत के दिन में गर्म होता है और रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती, कभी रहकर देखा जा सकता है। स्पीच में वसंत लाहौल से भी कम दिनों का होता है। वसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, न हरियाली आती है, न वह गंध होती है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ पड़ने लगती है, अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहौल से ज़्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं और हवा तेज चलती है। मुँह, हाथ और जो खुले अंग हैं उन्हें जैसे सूर्य की तरह दिखती हैं। इस बीच में मानसून नहीं पहुँचता है, इसलिए यहाँ वर्षा की बहार नहीं। कालिदास ने ऋतु संहार में वर्षा ऋतु के जिस ठाट का वर्णन किया है वह यहाँ नहीं। कालिदास ने वर्षा ऋतु का अत्यंत श्रृंगारिक और मादक वर्णन किया है, परंतु स्पीच के निवासी इसके लालित को नहीं समझते, क्योंकि वहाँ ऐसा वातावरण नहीं है।
वे नहीं जानते कि बरसात में नदियाँ बहती हैं, क्योंकि जब वहाँ पानी बरसता ही नहीं है तो वो नहीं जानते कि नदियाँ बहती हैं। बादल बरसते हैं और हाथी चिल्लाते हैं और वियोगी स्त्रियाँ रोती तड़पती हैं। कारण यह है कि यहाँ कभी कभार बारिश होती है, धरती सूखी और ठंडी और बंजर रहती है। इस बीच में एक साल में एक फसल होती है। मुख्य फसलें हैं 2 किस्म का, जौ और गेहूँ, मटर और सरसों। इसमें भी जौ मुख्य है। सिंचाई के साधन पहाड़ों से आ रहे नाले या उन पर बनाए गए पुल हैं। ये नालियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। इसकी नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी के काम में नहीं आ पाता। इस बीच में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि इसके लिए इस बीच में जल नीचे, अर्थात पानी की कमी कारण उसका पूर्ण लाभ नहीं ले पाते, या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुंचाया जाए जिससे वहां चारों तरफ हरियाली छा जाए। इस बीच में कोई फल नहीं होता। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं है। असल सब्जियों में यदि कोई चाहे तो मटर और सरसों को छोड़कर कोई नहीं होती, इसी की वो सब्जी बनाते हैं और इसका तेल निकालते हैं। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कभी ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं, अर्थात चारों पहाड़ियाँ तो हैं लेकिन पहाड़ियाँ खाली नंगी, उन पर कोई भी वृक्ष उगा हुआ नहीं दिखाई देता। कारण क्या है कि यहाँ वर्षा की कमी है और वर्षा की कमी के कारण यहाँ पेड़ नहीं उगते, इसलिए इस पीठ विशेषकर नंगी और वीरान है। इस पीठ में साल में एक ही फसल होती है और यहाँ की भूमि खेती योग्य बनाई जा सकती है, लेकिन सिंचाई के साधन न होने के कारण इसे उपजाऊ नहीं बनाया जा सकता। वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। हम काजा के जाग बगले में सो रहे थे तो लगा कि कोई खिड़की खटखटा। लेखक कहता है कि जब हम वहाँ पहुँचे और डाक बगली में रुके तो रात के समय जब मैं सो रहा था तो ऐसा लगा जैसे किसी ने खिड़की को झटका दिया। आधी रात का भी पिछला पहर है। इस समय कौन है, अर्थात आधी रात बीत चुकी है और इस समय मुझे कौन दस्तक देने आ गया। लैंप की लौ तेज की, खिड़की का एक पल्ला खोला। तब लेखक कहता कि मैं उठा, लैंप की लौ को तेज किया और खिड़की के पास पहुंचा और वहां जाकर खिड़की खोली तो तेज हवा का एक झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीनने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, अर्थात जैसे ही हवा का झोंका ठंडी लगी उसने फिर खिड़की को बंद कर दिया। उसकी आड़ से देखने लगा, देखा कि बारिश हुई, अर्थात बारिश वहाँ होती नहीं, कभी कभी होती। तो लेखक कहता है कि जब मैं वहाँ था तो मैंने बारिश का दृश्य देखा। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका, क्योंकि वहाँ वैसी ठंड पड़ती, पानी के कारण और भी ठंड बढ़ रही थी। इस कारण मैं केवल खिड़की में कान लगाकर ही उस आवाज़ को सुना, पानी बरसने। देखा नहीं तो बड़ी गीली हो जाती है। तो जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार बूंदें पड़ रही हो, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही हो। डोंगे छेन को हवा बजा रही थी, महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी। स्पीड की घाटी में वर्षा हो रही थी, कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। लेखक कहता है कि मैंने इतना दृश्य देखा और उन आवाज़ों को सुनकर मैं लेकर लेकर कब सो गया मुझे मालूम नहीं। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीड के लोग कह रहे थे हमारी यात्रा शुभ है। स्पीड में बहुत दिनों बाद बारिश हुई, अर्थात वहाँ बारिश का होना शुभ माना जाता है, इसलिए वहाँ अधिकतर 6-7 महीनों तक ऋतु रहती है, केवल 3-4 महीनों के लिए बसंत ऋतु आती है। इस प्रकार वहाँ का जीवन बहुत ही कठिनाइयों व्यतीत होता है, रास्ते बहुत ही कठिन हैं। तो लेखक ने इस यात्रा वृत्तांत के द्वारा बताया कि स्पीड में बारिश किस प्रकार शुभ मानी जाती है, ये आपको आज मालूम हुआ। अब मैं यही बात को विराम देता हूँ। जय हिंद।